उत्तराखंड की राजनीति में रमेश पोखरियाल निशंक एक ऐसा नाम है जिन्हें जो उन बहुत कम लोगों में है जिन्हें उत्तर प्रदेश में, जब हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनने का मौका मिला था और एक मंत्री के तौर पर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई थी और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उन्हें इस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने का भी अवसर मिला। क्या उन्होंने किया, क्या वो कर पाए, उन्हीं से शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। निशंक जी, क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको अब लगता है कि क्या चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई? जो किया आपने वो तो किया, जो छूट गया वो क्या था? मुझे लगता है कि छूट गया से ज़्यादा अच्छा क्या क्या वो ज़्यादा अच्छा होगा। ना से हाँ हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हाँ में सब कुछ छिपा होता है। यदि मैं इस बात को यहाँ से शुरू करूँ, मैं उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रहा। इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र का नॉन प्लान को छोड़ दें तो टोटल प्लान हम देखते थे और ये हिंदुस्तान का पहला राज्य था उत्तर प्रदेश जिसमें योजना आयोग केवल पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग बजट प्रावधानित करता था। और मेरा सौभाग्य था कि मैं 275 करोड़ का जो प्लान बजट होता था उसको 1100 करोड़ तक लेकर के गया, लड़ वेड़ करके भारत सरकार में पहली बार हुआ। दूसरी बात, मुझे इस बात को कहते हुए संतोष होता है क्योंकि आप उस बात के साक्षी रहे हो राजू भाई, कि जब उत्तराखंड का निर्माण हो रहा था तब उधम सिंह नगर और हरिद्वार दोनों उसमें नहीं थे। हमारे कुछ मित्र भी ये चाहते थे कि ये क्षेत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात का प्रबल समर्थक ही नहीं था। मैं किसी सीमा तक उस तक गया और अटल जी को समझाने में मुझे सफलता मिली कि अंततोगतो इस राज्य को जो आप दे रहे हैं, मेरे राज्य से आप हमारी संपदा को छीन देंगे, ये ग्रीन बेल्ट को छीन देंगे, यहाँ 300 राइस मिले उनको छीन देंगे, यहाँ 7, 8, 10 चीनी मिले उसको छीन देंगे। हमारी पूरी जो जिस पर इस राज्य को कल खड़ा होना है उसको छीन देंगे, तो अंततोगतो इस राज्य को देने का अर्थ क्या समझते हैं? दूसरा, उस समय की क्या परिस्थिति होगी आप खूब जानते हैं। उन बीच भी आप बहुत सक्रिय थे जब उधम सिंह नगर के मुद्दे को लेकर के अकाली दल ने कहा कि यदि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में मिलेगा तो हम केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। और उत्तर प्रदेश में जब हमारे साथ सहयोगी के रूप में नरेश अग्रवाल जी थे, वो अपने 18 मंत्री और विधायकों को लेकर हरिद्वार में आ गए थे और उन्होंने कहा यदि हरिद्वार उत्तराखंड में मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से हम समर्थन वापस ले लेंगे। अटल जी ने मुझसे 2 टूक कहा, निशंक, यदि केंद्र की ही सरकार नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश की ही सरकार नहीं रहेगी, तो आपका राज्य बनेगा कहाँ से? तो मैंने उनसे बहुत विनम्रता से ये आग्रह किया था, एक बार आप मुझको मौका दीजिए जब मैं प्रकाश सिंह बादल जी को समझाऊं, एक बार मौका दीजिए जब मैं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में और नरेश अग्रवाल जी को मैं समझा पाऊं। और ये सौभाग्य मुझे मिला। जॉर्ज फर्नांडिस की कमेटी गठित हुई, जॉर्ज साहब ने मुझको पूरा मदद किया। कल्याण सिंह जी और पंजाब के मुख्यमंत्री बादल साहब और तीसरा मैं, एक कमेटी गठित हुई। और कल्याण सिंह जी नहीं चाहते थे, स्वाभाविक था, उत्तर प्रदेश का कोई नहीं चाहता था कि हरिद्वार वहाँ जाए, बल्कि मजाक मजाक में कल्याण सिंह जी जिनको मैं पिता के तुल्य मानता हूँ और उनका बहुत आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, उन्होंने कहा निशंक तुम उधम सिंह नगर की आप बात कर लो, मैं सहमत हूं, लेकिन उंगली पकड़ करके हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो, तुम अटल जी को मत समझाओ। तो मैं संदर्भ बस इस राज्य के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उस पीछे की बात पर नहीं जा रहा हूं, संक्षिप्त में ये कह रहा हूं कि जब मैंने अटल जी को कहा था कि मालपा प्रकरण हुआ था 99 में, और जब हमने 150-200 गाँव को पुनर्स्थापित करना था तो हमारे पास जमीन तक नहीं है। आज भी कभी आपदा आती है तो हमारे टीरी विस्थापित हुए तो हरिद्वार चले गए, वहाँ उधम सिंह नगर की धरती पर चले गए। तो हम ऐसी स्थिति में हैं
कि हमारे पास यदि इस पूरी ग्रीन बेल्ट को आपने हमसे छीना तो हमारे राज्य का मकसद पूरा नहीं होगा। अब मैं सौभाग्यशाली हूं कि जो एक्ट उत्तर प्रदेश में आया था, इन दोनों को माइनस करके ये एक्ट फिर वापस गया और अटल जी ने दोनों को जोड़ करके और ये राज्य दिया। और मैं उत्तर प्रदेश में 24 दलों के लोगों से, आप लोगों की मदद से सबको सहमत करके उस एक्ट को पास करा पाया और आज उत्तराखंड का ये हिस्सा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये। एक सवाल एपीएन के ग्रुप एडिटर राजश्री राय जी की तरफ से। निशंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एपीएन दर्पण में बहुत ही जिसको कहा जाए स्पष्ट तस्वीर आपने राज्य की रखने की कोशिश की है। आपके उत्तराखंड से ही रहे हैं और हम लोग के हिंदी के सबसे बड़े कवियों में शामिल सुमित्रानंदन पंत जी, उन्होंने लिखा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगे ज्ञान गीत। आपको जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई हैं उत्तराखंड की, जो गुलाबी तस्वीरें हैं, तो क्या समझा जाए कि निशंक के रूप में जो कवि हमने देखा है वो अब खुशी के गीत लिखने वाला है? वियोग खत्म हो चुका है उत्तराखंड की धरती से, दुख दर्द सब खत्म हो चुका है, उसकी कविताओं में अब केवल खुशी है और गुलाबी तस्वीरें हैं, भविष्य की उम्मीदें हैं। आपने काफ़ी सवालों को जोड़ा भी है और आपने स्वयं ही कहा कि वेदना से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है। एक कविता किन कठिनाइयों से बाहर निकली होगी। लोग बहुत अच्छा गाते, मेरे गीतों को लता जी ने भी गाया है, तो मेरे गीतों को रविंद्र जैन जी ने भी गाया है। जब वो गीत लम्हों पर आते हैं तब महसूस नहीं होते होंगे, लेकिन उनकिन छटपटाटों से उनकी उत्पत्ति होती होगी, कभी महसूस वो ही कर सकता है जो उस पीड़ा से गुजरता होगा। लेकिन सुमित्रानंदन पंत हमारे सुकुमार कवि थे प्रकृति के। हमारा सौभाग्य है कि इधर चंद्र कुमार वर्तवाल जी, उधर सुमित्रानंदन पंत जी, और जब इस धरती पर महादेवी वर्मा भी आती हैं रामगढ़ में, तब उनकी कई किताबें प्रकाशित होती हैं। और इसी धरती पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि, वो भी उत्तराखंड की ही धरती पर लिखी गई रामगढ़ में। और शांति निकेतन की भी यहीं पर उन्होंने कल्पना की थी। जिस बात को आपने कहा, दो सवालों को मैं कह करके शायद मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। जब मेरे कहानी संग्रह का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकार्पण किया था, उसका नाम था खड़े हुए प्रश्न, और अटल जी उस दिन बेबाक तरीके से बोले थे 1 घंटा। उस भाषण को यूट्यूब पर जरूर आप सुनिएगा। तो लेकिन उन्होंने जो मुझसे अपेक्षा की थी, उन्होंने कहा था निशंक ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, लेकिन भगवान ने उन सवालों का समाधान करने की भी उनको ताकत दी है। मेरा भरोसा है कि उन सवालों का वो समाधान भी करेगा। नंबर 1, मैंने अपने जीवन में जो हो सकता था, मेरी जिंदगी में ये नहीं कि काश मैं ऐसा कर देता तो कुछ और हो जाता, नहीं। मैं जिस सीमा तक और जो मैं कर सकता था, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे विचारों के साथ, बिना किसी दबाव के, मैं वो सब काम मैंने किया है। और बहुत सारे उन सवालों के जवाब का समाधान भी निकाला है, जब भी मुझे जो अवसर भी मिले। दूसरा, कलाम साहब ने, उसे लेकर के आप समझ सकते हैं कि आगे ये जो यात्रा है मेरी, जो आपने कहा कि क्या सब कुछ ठीक हो गया होगा, नहीं, कभी नहीं। ये अनवरत है। जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उनके दुख की कोई सीमा थोड़ी है। सबके दुख और दर्द अपने अपने ढंग के हैं, कुछ का कम, कुछ का ज्यादा, कुछ का किन्हीं परिस्थितियों में, कुछ का कुछ। लेकिन कलाम साहब ने जब ए वतन तेरे लिए मेरी किताब का लोकार्पण किया था, तो उन्होंने मेरे गीत को, कविता को गुनगुनाया था। और कलाम को उस दिन देख करके मुझे लगा कि इस व्यक्ति के मन के अंदर राष्ट्रभक्ति, उनके आंखों से ऐसे आंसू टपक रहे थे उस कविता को बोलते हुए। मेरा हाथ पकड़ करके उन्होंने कहा, वो मेरी कविता की उसी किताब की पंक्तियां थी जो उन्होंने अपने कमरे में लगाई हुई थी। और वही आपका जवाब भी मैं कहना चाहता हूं कि जो सब कुछ नहीं, लेकिन वो क्या है, वो 4 पंक्तियां थी। अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है। अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है। मनुष्यता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। हमको भरोसा है कि अभी भी संवेदनशील जो जितनी भी चीजें हो रही हैं,
अभी क्योंकि संवेदना नहीं खोई है, लेकिन उससे आगे केवल बोल करके नहीं, क्या है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ये वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। और इसलिए जो वो संघर्ष है वो हमेशा जारी रहेगा, और जब तक कहीं भी आप है तब तक वो संघर्ष जारी है। तमाम शंकाओं का समाधान करते हुए निशंक जी, आप ऐसे ही बेबाक बने रहें, ऐसे ही उत्तराखंड की राजनीति के हरदिल अजीज, सहृदय और सबके दोस्त राजनेता के तौर पर बने रहें। हम आपके आभारी हैं, आपने वक्त दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भाई, आपका स्वागत। एपीएन दर्पण में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं भगवानपुर इलाके से विधायक ममता राकेश जी हमारी अगली मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ममता जी, व्यक्तिगत तौर पर आपने बहुत संघर्षों के साथ राजनीति में प्रवेश किया है, कैसे देखती हैं आज जहां पर आप हैं? देखिए, आज जिस मुकाम पर मैं हूं, इसका श्रेय परमपिता परमात्मा को, मेरे स्वर्गीय बाबूजी, मेरे ससुर कलीराम राकेश जी को और मेरे स्वर्गीय पति को और प्रदेश की सम्मानित जनता को जाता है। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। बहुत संघर्ष मेरे ससुर बाबू कलीराम राकेश जी ने क्षेत्र की जनता के लिए किए हैं और क्षेत्र की जनता को विकास के उस रास्ते पर लेकर के आए। उस समय मेरे ससुर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बहुत नज़दीक रहे और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सम्मानित दर्शकों को बताना चाहती हूं कि उन्होंने ही मेरे ससुर को राकेश सरनेम दिया था और वो उपाधि आज तक जो उनका नाम कलीराम था और कलीराम राकेश माननीय इंदिरा गांधी जी ने मेरे ससुर को दिया था, वही राकेश उपाधि मेरे पति के नाम के सामने सुरेंद्र राकेश और ममता राकेश को परिपाटी चली आ रही है। राजनीतिक जीवन में आप क्या चुनौतियां अपने सामने देखती हैं, एक महिला होने के नाते भी और एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आने के बाद राजनीति करने वाले नेता के तौर पर भी? देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि बहुत चुनौतियों के साथ मैं राजनीति में आई हूँ। जिस मुकाम पर मेरे स्वर्गीय पति पहुँचे थे, वो बहुत संघर्षों के बाद वहाँ तक पहुँचे थे। राजनीति उन्हें विरासत में मिली, अपने पिताजी से मिली और उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ब्लॉक प्रमुख लेवल से अपनी राजनीति शुरू की थी। बीडीसी का चुनाव लड़ा, ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर बने, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। उसके बाद विधायक बने और विधायक बन करके समाज कल्याण और परिवहन जैसे मंत्रालय उनके पास रहे और सम्मानित जनता इस बात की गवाह है कि उस पद पर रहते हुए किस तरह से किस विकास की सोच के साथ उन्होंने काम किया और समाज कल्याण विभाग को और परिवहन विभाग को किन ऊंचाइयों तक लेकर के आए, इसका प्रमाण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। गणेश गोदियाल, उत्तराखंड के जुझारू राजनेता, उनको हम आमंत्रित करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति को आपने बहुत करीबी तरीके से देखा है, इसमें धनबल का कितना प्रभाव हो गया? बहुत। किस रूप में, थोड़ा विस्तार से बता सकेंगे? हर रूप में ऐसा है, जो सरकार गिरी वो किस बल पे गिरी। मैं वो सबसे पहला व्यक्ति हूं जो 16 मार्च की बात है या मुझे डेट याद नहीं है, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं कि सुबह 11 बजे विधानसभा के सत्र में बजट, जिस दिन बजट पर फाइनल डिबेट होना था और बजट पास होना था, उस दिन सुबह मैं सबसे पहले गया और मैंने कहा कि कल 5 करोड़ रुपए लेके लोग मेरे घर में आए और मुझे रिश्वत देने की पेशकश की कि ये रखो और भी कितना चाहिए हम देंगे और आप जो है फ्लोर क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए और सरकार गिराइए। मैंने सबसे पहले ये बात वहाँ, और उसके बाद और भी लोग आए कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप ये देखिए कि धन बल में ये ताकत है कि सरकार गिरी नहीं। मैं धन्यवाद माननीय कोर्ट का भी देना चाहूँगा कि उन्होंने सच को सच साबित किया, दिखाया। लेकिन धन बल में ये ताकत तो थी कि कुछ दिन उथल पुथल हो गई। और ये और कौन सी ताकत थी? ये सिर्फ और सिर्फ धन बल की ताकत थी। अगर मैं चुनाव में बात करूं तो आम चुनाव में भी वो चीजें सामने आती हैं
उत्तराखंड की राजनीति के ही एक और चेहरे, युवा चेहरे प्रीतम सिंह जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अब निशंक जी ने अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड की राजनीति पर बहुत कुछ कहा। आपका भी उत्तराखंड की राजनीति में एक विधायक के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर अपना एक अलग तरह का अनुभव है। कैसे देखते हैं आज के उत्तराखंड को आप? देखिए, हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण एक लंबे संघर्ष और बड़ी शहादतों के बाद राज्य का निर्माण हुआ है, और राज्य के लिए एक लंबा आंदोलन, और इसमें लगभग हमारे उत्तराखंड राज्य के 100% लोगों का आंदोलन में योगदान रहा है। हम विकास के कई मायनों पर आगे बढ़े हैं, लेकिन कुछ सवाल आज भी वहां खड़े हैं जहां से हम प्रारंभ हुए थे। आज हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमारा राज्य बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे अभी निशंक जी कह रहे थे कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इसमें हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इन्हीं में कहीं ना कहीं हम पिछड़ते भी जा रहे हैं। अगर हम बात करें पलायन की, तो आज जो पलायन है, जो पलायन का दर है वृद्धि का, वो पहले से अधिक है, और उसके पीछे निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो आज पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह की संभावना है, राज्य के अंदर बहुत बड़ी संभावना है कि हम अपने लोगों को आसपास ही रोजगार दे सकते हैं, लेकिन ये सोचनी है कि हम अभी दे नहीं पाए हैं। सरकारें कोई भी रही हों, प्रयास सब हुए हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पाई हैं। अपने जो अपने रचना कर्म है उसके जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की हकदार बनी है। उत्तराखंड में जागर एक तरह का देवताओं का आह्वान करने का एक गायन की विधा है, और उस पर मूलतः पुरुषों का वर्चस्व था। दीदी ने उस वर्चस्व को तोड़ा है और पहली जागर गायिका के तौर पर अपनी पहचान बनाई। कैसा संघर्ष रहा, कैसे इस मुकाम तक आप पहुंची? धन्यवाद। मैं प्रणाम करती हूं सभी दर्शकों को और चैनल को बहुत बधाई देती हूं। और बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है तो बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ उन करोड़ों महिलाओं में, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं रही कि महिला को जागर तो बड़ी चीज़ है, गीत गाने से भी रोका जाता था। हम जंगलों में गाते थे, जागर सुनते थे, घर आकर के जंगलों में जाना तो वहाँ गा सकते थे जहाँ कोई सुनता नहीं था। मेरी माँ गाती थी, हम जागर सुन के आए तो माँ रात को गाती थी, और गाथा भी होती है। जागर ऐसी विधा है कि ये हमारा जो सनातन धर्म है उससे जोड़ के रखा है हमारे पूर्वजों ने, जागरों के द्वारा शास्त्र को, आध्यात्म को। और इसमें देवताओं के अलावा वीर भड़ों की गाथाएं हैं, राजा महाराजाओं की हैं। जैसे हमारे कुमाऊं में गोरेल देवता हैं जिन्होंने असहाय समाज को सहारा दिया था, उनकी गाथाएं के यहाँ का लोग, क्योंकि ये परंपराएं मौखिक रूप से होती थी, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उस गाथा को गाता है। और जागरों में ये विशिष्टता है कि आपको गाथा याद होनी चाहिए, तुरंत अगली लाइन को स्वर ताल के साथ आपको अपनी सूझबूझ से प्रस्तुत करना होता है। उसमें कोई लिखित नहीं होता, इतने सारे शब्द होते हैं कि वो लिखे नहीं जाते हैं। दूसरा, जागरों के अलावा हमारे यहाँ प्रकृति प्रेम के गीत हैं,
जितनी चिड़िया हैं उन चिड़ियाओं के नाम हमारे गीतों में हैं, मृगों के नाम हमारे गीतों में हैं। दूसरा हमारा ये जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं, जैसे हमारे भिटोली का त्यौहार होता है, फिर नवरात्रों का होता है, जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं हमारे गीतों में विराजमान है वो। दूसरा कृषि के जो हमारे गीत होते हैं, हमारे यहाँ उड़की बोल बोलते हैं उससे। जैसे बहुत सारी बहुएं थक जाते हैं, सावन के महीने में कोई हाथ नहीं डाल सकता, इतना घास हो जाता है, तो हमारे सास ससुर करते थे, उड़कियाँ लगा देते थे कि बहुएं तो गोड़ गोड़ के बहुत रोप लगा लगा के थक गई हैं, तो उड़किया को बुलाते थे। तो वो उड़किया एक तरफ गाता था और कभी इस मेड़ में जाता था, कभी उस तरफ जाता था, और हम लोग दोहराते थे उसको। तो वो बहुत अच्छा आशीर्वाद है, धरती का आह्वान होता है उन गीतों में, भूमिया देवता को आमंत्रित किया जाता है, और हमारे देश दुनिया का, हमारे पर्वतीय जो कुछ भी है वहाँ जीवन, उसका वर्णन उन गीतों में होता है। अब मेरे ख्याल से लोकगीत ही एक ऐसी चीज है जो जीवन मतलब मनुष्य को जड़ से जीवन अंत तक उसका सार है लोकगीतों में। कितने तो बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने शब्द हैं उसमें, क्या नहीं है लोकगीतों में। तो वो आज बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पहाड़ों में ख़त्म हो गया क्योंकि पलायन हो गया है, मौखिक परंपराएं ख़त्म हो गई हैं। दूसरा व्यवसाय जो चलता है उसका वो परोसा गया है, जिस तरह और दूसरी चीज़ें हमारे यहाँ शराब आदि परोसी जाती हैं, तो संगीत भी इस तरह बाहर का जाने लगा है, कई चीज़ें होने लगी हैं। अब कभी बचपन में गाने के लिए आपकी पिटाई भी हुई? हाँ जी, पिटाई भी हुई कभी आपकी कि गाना गा रही है लड़की? कहाँ गाना, कौन गाने देता था? पिटाई तो वही विरोध बहुत हुआ है। जब हमने बाहर आए, मैं अपने पति के साथ गई, तब तो उन्होंने मुझे भेज दिया था प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ में क्लासिकल सीखने के लिए, शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए। फिर वो 6 साल वहाँ सीखा, अब देहरादून आ गई। अब यहाँ मुझे माहौल नहीं मिला, और सोचा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, अब मैं अपने गायें पालती हूँ और अपना खेती करती हूँ। तो मैंने अपनी गायें रख ली और मैं खेती करने लगी। हमारे रिश्तेदारों की खेती थी, उसमें मैंने धान वो सब गोड़ना, और मैं घास काटने लगी और जंगलों में जाने लगी मैं घास के लिए। और लेकिन वो छूटा नहीं, जो अंदर था वो पुरानी यादें आने लगी। जंगलों में कितनी गीतों की रचना हुई, तो मैं भूल जाऊंगी तो रटते रटते आती थी मैं घास लेकर के, और घर आके तुरंत उसको नोट करती थी, ताकि वो, तो इस तरह हमारे कई गीत ऐसे हैं जो जंगलों में, जिनका, क्योंकि मैं वो पुरानी चीज़ को भूल गई थी, कई भी अंतराल के बीच में फिर से मुझे पुनः वो मौका मिला था। इसके बाद कहीं पता लगा मेरे पति को कि आकाशवाणी में स्वर परीक्षा होती है, और ये कोई बच्चा मिल गया, और उन्होंने बोला कि आंटी का हम भरवाएंगे। तो इस तरह स्वर परीक्षा हुई। आकाशवाणी का बड़ा उपकार है हम पर। उन्होंने हमें फिर बी ग्रेड किया, फिर बी हाई कराया, फिर ए ग्रेड के लिए बड़ी मुश्किल हुई। ए ग्रेड के लिए क्या हुआ, मेरा आकाशवाणी ने मुझे ये संगीत सम्मेलनों में भेजना शुरू किया। सजनो है तुम्हारो ओवा सारी डोल पर हरिंगना छतर लगनो ढलकना कलश, ये समय पर भजनो भूले पिंगला पाड़ो। तो तमाम नेताओं से और तमाम साहित्यकारों से, कलाकारों से, यहाँ के माननीय लोगों से, अधिकारियों से, सभी से हमने समझने की कोशिश की, और आप सभी जनता के साथ हम सब ने ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर उत्तराखंड में विकास कहाँ तक पहुँचा है। एक तरफ पक्ष का दावा है कि सारे रंग गुलाबी हैं, प्रतिपक्ष का कहना है कि अभी करना बहुत कुछ बाकी है। इसमें कोई शक नहीं कि राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, युवा राज्य है, युवा नेतृत्व है, तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, पर यदि दृढ़ संकल्प हो तो किसी भी राज्य की तस्वीर
बदली जा सकती है। तो इस उम्मीद के साथ कि उत्तराखंड की भी तस्वीर बदलेगी और उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर 2019 में बीजेपी के लिए एक मुफीद माहौल तैयार करने में मदद कर पाएगी और साथ ही विपक्ष का जो एक तरह से जो उनके इरादे हैं, विपक्ष का जो आरोप है, उस आरोप को लेकर विपक्ष भी उतना ही गंभीर होगा और यदि सरकार के अंदर कोई कमी है उस कमी को गिनवाता रहेगा, क्योंकि स्वस्थ प्रजातंत्र की पहचान ही यही होती है कि वहाँ स्वस्थ विपक्ष हो। तो पक्ष और विपक्ष मिलकर राज्य के भला करेंगे, इस उम्मीद के साथ एपीएन दर्पण के इस खास कड़ी में आज इतना ही। और अब आपको एक अन्य राज्य के विकास के पथ की ओर ले चलेंगे हम आने वाले दिनों में। फिलहाल आप जुड़े रहिए एपीएन से। नमस्कार।